हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स एनालिसिस करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स निकले हैं और उस पर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या आर्टिकल आया है। तो पहला आर्टिकल है तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु पार्टीज अपोज डी एलिमिनेशन फ्रीज 1971 सेंसस एज बेसिस फॉर 30 मोर ईयर्स। तो जो तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन, उन्होंने एक पूरे साउथ स्टेट से मिला के एक पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे जो सीट्स की कमी होने वाली है उसको लेकर डिस्कशन किया था। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी विधानसभा या लोकसभा की सीटें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जितने भी स्टेट में, वो 1971 के जो सेंसस है, जो जनगणना हुई है, उनके हिसाब से अगले 30 सालों तक रखा जाए। क्योंकि 2025 में सरकार ने बोला है कि जनगणना होने वाली है, तो जनगणना के बाद सभी जितने भी स्टेट्स है या यूटी है, सबका सीट जो विधानसभा या लोकसभा का सीट है वो सब डिवाइड होने वाला है। तो पार्टी में M.K. स्टालिन ने बोला कि जो प्रधानमंत्री है उनका जो तमिलनाडु की तरफ जो होना चाहिए वो प्रेम दिखता नहीं है। वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन बेल्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मोदी का तमिल प्रेम नहीं दिखता। तो आगे उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का यह दावा सच है कि प्रधानमंत्री को तमिल से बहुत प्यार है, तो कोई भी काम आज तक कभी क्यों नहीं दिखा। और अगर संसद में सीटें बढ़ती है तो 1971 की जनगणना के आधार पर बनाया जाए और इसे अगले 30 साल तक ऐसा ही रखा जाए। तो स्टालिन ने तो अभी कुछ दिन पहले ये भी हुआ था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हर स्टेट में कंपलसरी किया था कि 3 लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। पर कौन सा लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है ये कंपलसरी नहीं किया था। कोई भी जो भी स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी सीखना होगा वो उनकी चॉइस का होगा, वो कौन से 3 लैंग्वेज सिखाना प्रेफर करेंगे तो वो सीखा जा सकता है। और M.K. स्टालिन का जो शिक्षा विभाग है उससे भी 2400 करोड़ रुपए लेना भी बाकी है। तो इसके लिए भी जो M.K. स्टालिन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बनती नहीं है। तो स्टालिन ने ट्राई लैंग्वेज और जो डी एलिमिनेशन है के मुद्दे पे जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने ये सब बातें कहा है। तो पर ये सब विवाद क्यों हुआ? तो दक्षिण के राज्य नई जो एजुकेशन पॉलिसी जो आई है और जनगणना आधारित जो डी एलिमिनेशन होने वाला है उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इन लोगों को लग रहा है कि हिंदी जो है ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोपा जा रहा है ताकि और हिंदी का बढ़ावा किया जा रहा है, जिससे जो इंडिया के दूसरे लैंग्वेज है वो ख़त्म हो जाए। तो NEP 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट को 3 भाषाएँ सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आज़ादी है वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं।
वहीं लोकसभा सीटों को लेकर जो डी एलिमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 शुरू होनी है, उसको लेकर भी इन लोग का मतलब इनका है कि जो सीटें बढ़ेंगी तो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ेंगी। तो जो दूसरे स्टेट्स हैं जो नॉर्थ में, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्हें लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो जिससे जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका बात रखने का मतलब उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनके ऊपर उनके स्टेट में ध्यान नहीं दिया जाएगा। जबकि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाया है। नीति आयोग करता क्या है, वो रिपोर्ट बनाता है कि कौन सा स्टेट कैसा है, कौन ज़्यादा तरक्की कर रहा है, किसके बेसिस पे, हेल्थ के, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, जेंडर के बेसिस पे। तो उसमें जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वो ऊपर आते हैं, जहाँ पे केरल में एजुकेशन बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल है। तो इनका कहना है कि जब सब काम हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो जो लोकसभा है वहाँ पे हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। तो इसी के लिए वो लोग इनके अगेंस्ट है। तो ये डी एलिमिनेशन क्या है, तो देखते ये क्या है। डी एलिमिनेशन यानी कि लोकसभा और विधानसभा सीट की सीमा तय करने की प्रक्रिया। तो ये जो डी एलिमिनेशन है, ये के लिए एक आयोग बनता है। पहले भी 1952, 1963, 73, 2002 में भी आयोग गठित हो चुका है। लोकसभा सीटों को लेकर डी एलिमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 में होगी। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में लगभग 78 सीटों के इजाफे का अनुमान है। जो दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या आधारित डे एलिमिनेशन का विरोध किया, इसलिए सरकार इक्वली डे एलिमिनेशन की तरफ बढ़ेगी, जहाँ पे बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें पॉपुलेशन को बैलेंस बनाए रखने का फ्रेमवर्क तैयार होगा। तो एक बार हम लोग डाटा देख लेते हैं कि अभी कितनी सीटें साउथ इंडियन स्टेट और नॉर्थ इंडियन में, और जो डी एलिमिनेशन होगा उसके बाद अनुमानित कितनी सीटें हो जाएंगी। तो देखते हैं, ये साउथ की देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु और तेलंगाना। इधर हम लोग देख लेंगे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में अभी कितनी सीटें हैं? 25। अभी 25 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद मतलब डी एलिमिनेशन के बाद कितनी हो जाएंगी? अराउंड 37 हो जाएंगी, मतलब 12 के बढ़ने का चांस है। तो ये लगभग 48% से बढ़ जाएंगी। कर्नाटक में अभी कितनी सीटें हैं? 28। डी एलिमिनेशन के बाद कितनी हो जाएगी? 45। तो कितनी बढ़ने का अनुमान है? 17 सीटें बढ़ने का अनुमान है, जो कि अराउंड 60% बढ़ेगा। केरल में कितनी सीटें हैं? केरल में फ़िलहाल 20 सीटें हैं। डी एलिमिनेशन के बाद कितनी होने का अनुमान है? 24, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ऐसे भी ज़्यादा नहीं है, तो ये मात्र 20% का इंक्रीमेंट होने वाला है। तमिलनाडु में कितनी है अभी? तमिलनाडु में अभी सबसे ज़्यादा है साउथ के स्टेटों में देखा जाए, और कितने होने का अनुमान है? 53, जो कि 14 स्टेट्स मतलब 14 सीटें बढ़ जाएंगी, अराउंड 36% इंक्रीज होगा। तेलंगाना में अभी कितना है? 17। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही में था, सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता था, पर अब अलग हो गए हैं। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो तेलंगाना में 17 अभी है। तो डी एलिमिनेशन के बाद उम्मीद है कि ये 25 होंगे, और कितना बढ़ा? 47% बढ़ जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो है 129 सीटें हैं, तो डी एलिमिनेशन के बाद वो अराउंड 184 होने वाली है। कितना बढ़ेगा?
55 बढ़ने वाला है। और कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये 42.6% के आसपास बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग नॉर्थ पे देख लेते हैं कितना है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ सीटें हैं, यूपी में, वहाँ अभी 80 है। पर जब डी एलिमिनेशन होगा तो उसके बाद यहाँ पे अराउंड 147 सीटें हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है। तो कितना बढ़ा, ये अकेले 84% बढ़ गया। सबसे बड़ा सीट फिर भी 184, मतलब 84% इंक्रीज हुआ। राजस्थान में कितने हैं, 25। कितने होने का अंदाज़ा है, 50, क्योंकि 25 बहुत टाइम से राजस्थान में है और पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो उनको अचानक बढ़ना है, ये डबल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितना है, 29 है। कितना बढ़ रहा है, 53, मतलब 53 हो जाएगा, 24 बढ़ेगा, मतलब 83% इंक्रीज यहाँ भी हो रहा है। बिहार में कितना है, 40 है। कितना हो जाएगा, 76, बढ़ कितना रहा है, 36। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 90% बढ़ रहा है। झारखंड में भी 14 है, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 71% बढ़ रहा है। हरियाणा में कितना है, 10 है, उम्मीद है 18 होने का, 8 बढ़ जाएगा, ये कितना 90, ये भी 80% बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी 11 सीटें हैं, अंदाज़ा ये भी 18 होने का, तो ये 64% का इंक्रीमेंट है। दिल्ली में फ़िलहाल 7 है, 12 हो जाएगा, प्लस 5 बढ़ रहा है, 42% का इंक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 216 सीटें अभी है, बाद में कितनी हो जाएंगी, 398, कितना बढ़ गया, प्लस 182। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 84.2% का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सदर्न स्टेट है वहाँ पे मात्र 42%, और जो नॉर्थ है वहाँ पे एग्जैक्ट डबल हो रहा है। तो जब डबल हो जा रहा है तो ज़्यादा ध्यान तो यहीं पे जाएगा। अब यूपी में ही देख लीजिए कि डी एलिमिनेशन के बाद टोटल कितनी सीटें हो जाएंगी, 147 एक स्टेट का, और सदर्न में 5 मिला के 184 होगा। तो कोई भी होगा तो वो ध्यान देगा यूपी की तरफ, क्योंकि एक स्टेट से अगर आपको अराउंड 150 सीट्स मिल रहे हैं तो 5 स्टेट पे कोई क्यों ध्यान देना चाहेगा जहाँ पे 184 है। तो कम में ज़्यादा मिल रहा है तो लोग उस पर जाएंगे, इसलिए ये इतना मतलब विवाद छिड़ा हुआ है डी एलिमिनेशन को लेकर, जो कि अगले साल से लागू होने का बात हो रहा है। तो चलिए हम अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि अगला न्यूज़ क्या है। अगला है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। ट्रंप हाई टैरिफ बाय इंडिया एंड अदर्स अनफेयर रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रॉम अप्रैल 2। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और बाकी जो भी देश है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रही है हमारे प्रोडक्ट पे, तो हम भी उन पे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। कब से, 2 अप्रैल से। तो क्रिटिसाइजिंग द हाई टैरिफ इम्पोज्ड बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज एज नॉट फेयर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी देश है जो ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, उसे नॉट फेयर बताया, और 2 तारीख से जो जितना टैरिफ लगा रहा है उतना टैरिफ वो लगाएंगे, कोई फिक्स नहीं किया है। अगर कोई देश अगर 50% टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका 50% लगाएगा, अगर कोई देश 60 लगा रहा है तो अमेरिका भी 60 लगाएगा, मतलब जो जितना लगा रहा है अमेरिका भी उतना लगाएगा। तो ट्रंप ने कहा है कि इंडिया चार्जेस टैरिफ ऑफ ओवर 100%, मतलब इंडिया की 100% से भी ज़्यादा का लगभग टैरिफ लगाता है, तो वो इंडिया पे भी इतना ही टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो टैरिफ क्या होता है, तो टैरिफ जो है एक बॉर्डर शुल्क है
या टैक्स बोला जाए उसको कहते हैं, जो विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। और इससे जो घरेलू मार्केट है वहाँ का, उसमें विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। अब मान लीजिए इंडिया का सामान है जो इंडिया में 100 रुपये में बिकता है, तो इंडिया ने अमेरिका भेजा 100 रुपये का, और अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, मान लीजिए 50%, तो वो सामान जो है अब 150 में वहाँ पे बिकेगा, जो कि नॉर्मली महंगा हो जाएगा। तो जब सामान महंगा हो गया तो फिर लोग क्यों खरीदेंगे, जिससे इंडिया का मार्केट डाउन होगा। इंडिया का मार्केट डाउन होगा तो इंडिया के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, तो इससे इंडिया का इकोनॉमी भी डाउन होगा। इसको लेके चाइना ने ये बात कहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ वॉर करना चाहता है या किसी प्रकार का वॉर या ट्रेड वॉर या कोई भी वॉर, तो वो इसके लिए तैयार है। जैसा वो करेंगे ये भी वैसा करेंगे और अंत तक लड़ेंगे। और टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद होता है घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और जो देसी उद्योग है उसकी रक्षा करना। इस पर टैरिफ लगाया जाता है कि टैरिफ लगेगा तो जो बाहर सामान आ रहा है वो लोकल मार्केट के सामान से महंगा बिकेगा, तो लोग लोकल मार्केट को बढ़ावा मतलब प्रीफर करेंगे खरीदना। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमसे 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लेता है, तो हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत मतलब अपना ऑलमोस्ट 17% या उससे ज़्यादा का भी जो फॉरेन बिजनेस है वो अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, उसका सबसे बड़ा खरीदार है। तो जो यहाँ पे फल हो सब्जी वो अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में बिकते हैं। पर अगर टैरिफ लग जाएगा तो ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग वहाँ पे खरीदेंगे नहीं। तो ये सब इंडिया का जो वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट करना बंद हो जाएगा, जिससे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल भी खरीदा था। तो अमेरिका ने अगर भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाज़ारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे और भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वालों देशों में शामिल है। तो इससे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है दिल्ली से। तो 1300 मेट्रिक टन ऑफ गार्बेज रिमूव्ड इन 10 days फ्रॉम यमुना से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है प्रवेश सिंह साहिब, वो बोट लेके यमुना के टूर पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने मीडिया से बोला कि पिछले 10 दिनों में यमुना से लगभग 1300 मेट्रिक टन जो कचरा है वो निकाला गया है। तो दिल्ली सरकार, तो ये जो निकाला गया इसके बाद दिल्ली सरकार है जो यमुना पे वो फेरी और क्रूज सर्विस भी लाना चाहती है, जिसके लिए वो दिल्ली टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से बात कर रही है। और 2 सोलर पावर क्रूज शिप के लिए इन्होंने प्रपोजल भी डाल रखा है कि सोलर पावर क्रूज शिप से वो मतलब आने जाने का चक्कर लगवाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जितने भी ड्रेन्स हैं उन सबको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी, ताकि जो अनट्रीटेड वाटर वेस्ट है वो नदी में जाने से उन्हें मतलब बचाया जा सके। फिर ये जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स है ये भी इंस्टॉल होंगे कहाँ पे? जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है
वहाँ पे, ताकि जो भी केमिकल वेस्ट हो रहा है निकलता है इंडस्ट्री से, जो भी प्लांट रहते हैं इंडस्ट्री में वहाँ से केमिकल वेस्ट निकलता है, उसको प्रॉपर डिस्पोज किया जा सके। और इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा यमुना बैंक के पास, और यमुना बैंक के जो आसपास के इलाके हैं उसे ग्रीन ग्रीन जोन में डेवलप किया जाएगा। और डीडीए को, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, डीडीए को इंस्ट्रक्ट भी किया है कि यमुना रिवर फ्रंट को ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें, टूरिज्म एंड कल्चरल हब में, ताकि लोग आए और वहाँ पे घूमे फिरे, क्योंकि यमुना क्लीन हो रहा है तो वहाँ का सब जोन साफ़ सुथरा किया जाएगा, लोगों के लिए अच्छा बनाया जाएगा। और इस फेरी के बारे में बात करती हूँ, उन्होंने बताया कि जो फेरी की सर्विस है वो 1 पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट तक चलेगी, एक जगह शुरू होकर दूसरी जगह पर ड्रॉप करेगी, ठीक है। और जो यमुना के रिवर फ्रंट है वहाँ पे आसपास रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे, जिससे लोग और अट्रैक्ट हो और यमुना की तरफ आए। चलते हैं अब अगले न्यूज़ पे, अगला देखते क्या है। तो अगला है अंजू राठी राणा अपॉइंटेड फर्स्ट एवर वुमेन लॉ सेक्रेटरी। तो अंजू राठी राणा, एन इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर, was on Wednesday appointed as the new law secretary। तो जो पहले लीगल सर्विस ऑफिसर थी इंडिया की, उन्हें बुधवार को लॉ सेक्रेटरी बना दिया गया। तो और ऐसा बनने वाली वो पहली महिला थी। फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटमेंट एज सेक्रेटरी लीगल अफेयर हु इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ सेक्रेटरी। तो राणा, जो अंजू राठी राणा है, वो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी दिल्ली में, जहाँ पे उन्होंने 18 साल काम किया। उसके बाद उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री में ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी ज्वाइन किया था। तो अब इनसे पहले कौन थे, वो थे नितिन चंद्रा, जो कि एक IAS ऑफिसर थे। तो उन्होंने कुछ महीने पहले ही उनका जगह खाली था, कुछ महीनों से खाली था, जो कि अब भर जाएगा। तो अगले पे देखते हैं। तो अगला है कैबिनेट नॉट 2 रोपवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। रोपवे प्रोजेक्ट होता है एक रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। तो वो 2 रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लाया जा रहा है। तो द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड 2 मेजर रोपवे प्रोजेक्ट, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी 12.4 किलोमीटर एंड सोनप्रयाग टू केदारनाथ 12.9 किलोमीटर इन उत्तराखंड, विच विल बी डेवलप्ड अंडर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना। तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला योजना के तहत 2 मेजर रोपवे प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया और उसे अप्रूव किया है। कहाँ के लिए? तो पहला गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी, जो कि 12.4 किलोमीटर है, और दूसरा सोनप्रयाग से केदारनाथ, जो कि अराउंड 13 किलोमीटर है। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए वो आएगा अराउंड 6,811 करोड़ का। और ये किस डिज़ाइन पे डेवलप होगा? बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड होगा। तो जो रोपवे बन जाएगा तो इसके बाद रास्ता आसान हो जाएगा। पर अभी लोग वहाँ कैसे जा रहे हैं? तो जो हेमकुंड साहिब जी है
हेमकुंड साहिब जी एक फेमस गुरुद्वारा है जो कि 21 किलोमीटर अपहिल ट्रैक है। कहाँ से? गोविंद घाट से। तो लोग वहाँ पे जा कैसे रहे? तो वहाँ पे कोई साधन है नहीं, मतलब व्हीकल जाता नहीं है, या तो पैदल जाते हैं, या तो फिर घोड़े पे बैठ के या गधे पे बैठ के जाते हैं, या तो फिर पैलेंक्विन, मतलब लोग जो कंधे पे उठा के लेके जाते हैं उससे जाते हैं। और यही सेम टाइप से केदारनाथ टेम्पल जाते हैं, जो कि 16 किलोमीटर मतलब पहाड़ों पे चढ़ाई है, जो कि गौरीकुंड से शुरू होती है। ये भी मतलब पैर से या पोनी से या पैलेंक्विन, या अभी नया नया शुरू हुआ है हेलीकॉप्टर से भी, पर हेलीकॉप्टर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर लोग पैदल जा रहे हैं, या फिर घोड़े से, या तो फिर जो कंधे में बैठा के लेके जाया जाता है उसके थ्रू जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी जो यात्रा में 8 से 9 घंटे में पूरी होती थी वो घटकर 36 मिनट रह जाएगी रोपवे बनने के बाद। केदारनाथ के लिए 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का बनेगा। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद केदारनाथ मंदिर आता था। अभी इसे लोग पैदल, पालकी, तट और हेलीकॉप्टर से पूरा किया करते थे। रोपवे बनने के बाद हर घंटे लगभग 1800 और हर दिन 18,000 तीर्थयात्री पहुंचाया जाएगा। तो 18,000 पैसेंजर, 1800 पर आवर, और मतलब डेली 18,000 पैसेंजर। तो और हेमकुंड साहिब के लिए वहाँ पे 12.4 किलोमीटर का बन रहा है। तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर का, इसका बनाने के लिए अराउंड 2,730 करोड़ का खर्चा आएगा, और पूरा मिला के 6,811 करोड़ है। तो रोपवे में हर घंटे लगभग 1100 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं, और डेली 11,000 पैसेंजर पर डे। तो चलते अब अगले न्यूज़ पे, देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट आस्क FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट टू कैरी आउट ट्री सेंसस इन ट्रांस ट्रेपेजियम जोन। मतलब ट्रांस ट्रेपेजियम मतलब ये हो गया। तो ट्रेपेजियम जोन में कि कितने पेड़ है, तो उसके लिए गिनती करने के लिए काम दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन Wednesday directed the Taj Trapezium Zone Authority to appoint Forest Research Institute to carry out a tree census in the area. A bench of Justice Abhay Oka and N. Koteshwar Singh said panel provision against violators could not be implemented since data of existing trees. The TTZ, an area of 10,400 square kilometers approximately, spread across Agra, Firozabad, Mathura, Hathras and इतार डिस्ट्रिक्ट इन यूपी एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो जो ताज ट्रेपेजियम जोन है वो 10,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ है? आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, इतार जो यूपी में है, और भरतपुर राजस्थान में। तो ये एरिया में कितने पेड़ है, इन सब की गिनती करने के लिए और इसकी देखभाल करने के लिए TTJ को सरकार ने बोला कि एक अथॉरिटी मतलब अपॉइंट कीजिए जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट से है, ताकि वो इस पर नज़र रख सके और इसका डाटा प्रोवाइड कर सके। दिस डाटा कैन बी मेड अवेलेबल थ्रू ट्री सेंसस। वी डायरेक्ट TTJ अथॉरिटी टू अपॉइंट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट at Dehradun as an authority to carry out tree census of all existing trees in the area of TTJ. The formal order shall be passed within a week. तो मतलब उन्होंने ऑर्डर दे दिया, पर फॉर्मली एक वीक में दे दिए जाएंगे, ताकि इस पर काम शुरू किया जा सके। और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून का है, जिससे ये मिलने वाला है। क्योंकि जो ताजमहल है वो इसी में आता है। तो ट्री के कटने से वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा था,
तो न्यूज़ में सुना ही होंगे कि ताजमहल जो वाइट था उसका कलर चेंज हो रहा था येलो पे। क्यों? क्योंकि मार्बल है, मार्बल यहाँ पे सल्फर नाइट्रस और नाइट्रस ऑक्साइड के मतलब प्रेजेंस में इसका कलर चेंज हो रहा था। तो इसको बचाने के लिए वहाँ पे सेंसस करना पड़ेगा ट्री को, तभी वो बचेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि स्नोफॉल इन पहलगाम जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे मार्च के महीने में मतलब वेडनेसडे कल यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। जैसे कि यूरोप के जो C3S है कोपरनिकस क्लाइमेट वाले, तो उन्होंने कहा था कि जो जनवरी का महीना है वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर से 1.63 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, और फरवरी वो भी उसमें भी टेम्परेचर में इंक्रीज आया है। और IMD के भी हिसाब से फरवरी का महीना पिछले जब से रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है कि जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है तब से फरवरी सबसे गर्म रहा है। तो इसी के बीच अगर जो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिला है मार्च के महीने में, वो इस बात से को राहत मिलता है कि ठंड अभी कुछ दिन और अभी चलेगी, जिससे कि जो गर्मी लग रहा है वो कम हो। क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पहाड़ों पे बर्फ़ वो पिघलेगी, तो पहाड़ों पे जो बर्फ़ पिघलेगी तो फिर सी का लेवल ऊपर होगा तो फिर आसपास के जो भी एरिया है वहाँ पे दिक्कत बढ़ेगी। तो अगर बर्फबारी हो रही है तो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी रहेंगी तो और सी लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। तो अभी चल दिए अगले पे देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है कि टेस्ला जो है अपना पहला शोरूम मुंबई में खोलने वाला है। तो उसके लिए उस टेस्ला ने 5 साल का लीज पे ले लिया है, जो कि लीज इसका 16 फरवरी 2025 से चालू हो गया है। और इसके लिए उसने पहले साल के लिए $4,46,000 का पेमेंट कर दिया है। और जो एरिया है वो कितना है, 4003 स्क्वायर फीट या 372 मीटर स्क्वायर। ये लगभग एक बेसबॉल कोर्ट के साइज कितना बड़ा है। और रेंट जो दे रहा है वो हर साल 5% के हिसाब से बढ़ेगा, जो कि 5वें साल हो जाएगा $5,42,000। और इसने ये कहाँ पे लिया है, तो इसने ये लिया है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल अगले कुछ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।